गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ केमिस्ट्री पार्ट 5। आज आप पढ़ने जा रहे हैं, पार्ट 4 तक हो चुका है, ठीक है ना। आज आप लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पार्ट 5 आप पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का। क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 5 आज आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या, जिसमें कि पार्ट 5 में आपके क्वेश्चन आंसर चल रहे थे, है ना। क्या चल रहे थे भैया? क्वेश्चन आंसर चल रहे थे, वेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर जो विभिन्न इससे पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनके बारे में, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, ज़्यादा विलम्ब न करते हुए। तो भैया हमारा क्वेश्चन जो बनता है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 तक आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 हम शुरू करते हैं। जैसा हमने आपके वादा भी किया था, क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। निम्न अभिक्रियाओं की संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है ना। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने हैं। कौन कौन से समीकरण हो सकते हैं? पहली अभिक्रिया क्या दी गई है? नंबर 1 पर दे रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। एरो मार्क क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट बनता है प्लस जल बनता है। इसके लिए तो भैया देखो हमारे पास ये रिएक्शन दी गई है और इसके लिए हमसे संतुलित रासायनिक समीकरण मांगा जा रहा है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, है ना। देखिए इन रिएक्शनों को लिखने के लिए हमें सबसे पहले इन सबके फॉर्मूले याद होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए। अगर सूत्र याद है तो हम बड़ी आसानी से इनके फॉर्मूले लिख सकते हैं। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2, एरो मार्क लगाएं, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3, ठीक है ना। प्लस आपका बच जाएगा वाटर के लिए जल बन जाएगा, ठीक है ना। क्या बच जाएगा? जल बच जाएगा, जो कि आपके लिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण होगी, ठीक है। अब नंबर 2 पर आते हैं। दूसरी अभिक्रिया क्या है? जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, कह रहे हैं जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, एरो मार्क, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, ठीक है ना। ये हमारी दूसरी अभिक्रिया दे रही है, कह रहा जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, एरो मार्क जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, ठीक है। तो जिंक के लिए क्या होता है? जिंक का फॉर्मूला क्या लिखेंगे भैया? Zn लिखेंगे। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3, बनेगा जिंक नाइट्रेट। तो जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है जिंक ZnNO3 का होल ट्वाइस। अब आप देखेंगे यहाँ पर NO3 के कितने हैं? 2, तो यहाँ पर लगा दीजिए 2। और प्लस सिल्वर के लिए क्या होगा? Ag, सिल्वर के कितने हैं यहाँ पर? 2, तो ये भी 2 कर दीजिए, आपका समीकरण संतुलित हो जाएगा, ठीक है ना। आपका समीकरण क्या हो जाएगा भैया? संतुलित हो जाएगा। अब C नंबर देखते हैं। इसी में तीसरा प्रश्न दे रहा है, थर्ड पार्ट। क्या है हमारा थर्ड पार्ट? आइए देखते हैं। तो आइए देखिए थर्ड अभिक्रिया हमारे लिए क्या दी जा रही है कि एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एरो मार्क,
एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, ठीक है ना, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। क्या एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड की बात करें तो देखो एल्यूमिनियम का फॉर्मूला क्या होता है, Al होता है। कॉपर क्लोराइड की बात करें तो CuCl2 होता है। क्या होता है भैया, CuCl2 होता है। बनेगा क्या एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3। क्या बनेगा भैया, AlCl3 बनेगा प्लस कॉपर के लिए क्या बनेगा, Cu बनेगा, है ना। क्या बनेगा भैया, Cu। अब हमारा ये समीकरण बैलेंस नहीं है भाई, यहाँ 3 है और यहाँ पर 2 है, तो ऐसा करते हैं इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ पर 3 करने पड़ेंगे। तो क्लोरीन कितनी हो जाती है, 3 दूनी 6, तो यहाँ अगर हम 2 कर दे तो 2 तिया 6, कॉपर के भी 3 करने पड़ेंगे। अब एल्यूमिनियम 2 हो गया तो यहाँ पर एल्यूमिनियम के 2 करने पड़ेंगे, ये हमारी संतुलित अपक्रिया हो जाएगी, ठीक है। नंबर 4 पर है, चौथा प्रश्न है हमारा, इसी में दे रहे हैं बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, एरो मार्क। बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट अगर हम क्रिया कराते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है, बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है ना। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा भैया, हमें जब ने बताया कि अगर हमें फॉर्मूले याद है तो हम बहुत आसानी से ये सारी चीजें तैयार कर सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं होती। खैर कोई बात नहीं, अगर नहीं याद है तो भी मैं बताऊं, बेरियम के लिए Ba और क्लोराइड के लिए Cl2 लगता है। पोटेशियम सल्फेट का मतलब है K2SO4। अब ये बनेगा बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 हो जाएगा, है ना। और पोटेशियम के लिए क्या लगेगा, K, और क्लोराइड के लिए Cl। अब K के 2 और Cl के 2, तो यहाँ कर दीजिए 2K, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, ठीक है। तो इसको हम साफ करते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न अपक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अपक्रिया का प्रकार भी बताना है। वाह, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा निम्न अभिक्रियाओं के लिए, निम्न अपक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अपक्रिया का, एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार भी बताइए। ठीक है ना। कह रहा है निम्नलिखित अपक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है और यह भी बताना है कि ये कौन सी अपक्रिया है। हमने आपको 7-8 तरह की अपक्रियाएं पढ़ाई हैं इसी चैप्टर में, तो आपको ये भी बताना है कि ये कौन सी अपक्रिया है। तो आइए हमारा पहला प्रश्न शुरू होता है कि पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम क्लोराइड, बेरियम आयोडाइड, पोटेशियम पोटेशियम ब्रोमाइड, अच्छा भैया ब्रोमाइड, और ये एक्वेटिक है। एक्वेटिक मतलब होता है जलीय। पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड, ठीक है, ये भी एक्वेटिक है, जलीय है। इन दोनों की अगर अपक्रिया करवाते, कह रहा पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड की अपक्रिया अगर हम करवाते हैं तो कह रहा पोटेशियम आयोडाइड बनता है, पोटेशियम आयोडाइड बनता है, प्लस ये भी एक्वेटिक ही बनता है, जलीय बनता है, ठीक है, प्लस बेरियम ब्रोमाइड बनता है, प्लस बेरियम
ब्रोमाइड का अवक्षेप प्राप्त होता है सॉलिड स्टेट में। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न था। अब इसके अगर हम आंसर लिखते हैं तो देखो, पोटेशियम ब्रोमाइड का सूत्र होता है KBr प्लस बेरियम आयोडाइड का सूत्र होता है BaI2। एरोमार पोटेशियम आयोडाइड ये लिखा हुआ ना, पोटेशियम आयोडाइड, तो क्या हो जाएगा Ki, और प्लस बेरियम ब्रोमाइड का सूत्र होगा BaBr2। ठीक है, तो I के कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं, बैलेंस करने के लिए यहाँ कर दीजिए, फिर कर देंगे 2Kbr, तो आपका सारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। ठीक है ना, एक बैलेंस संतुलित समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक, अब इसमें बताना है कि अभिक्रिया का प्रकार कौन है। तो देखो भैया, आयोडीन K की जगह पर Br आ गया, Ba की जगह पर K पहुंच गया, तो ये अभिक्रिया हो जाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है भैया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें आयनों का आदान प्रदान हो गया, इधर का उधर और उधर का इधर। जैसे नहीं हम लोग बच्चे लोग क्या होता है, लंच में खाना खाते हैं, भैया तुम अच्छी चीज लाए तो थोड़ा मुझे दे दो, मेरा तुम थोड़ा सा ले लो, आपस में है ना, तो बढ़िया सा टेस्ट आ जाता है, सबको सब कुछ खाने को मिल जाता है। ये होता है आदान प्रदान। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसका दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बी नंबर क्या कह रहा है। आइए बी नंबर को देखते हैं। जिंक कार्बोनेट से जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जिंक कार्बोनेट, यह हमारा प्रश्न है, कह रहा है जिंक कार्बोनेट जो कि सॉलिड स्टेट में है, और इसको अगर हम गर्म करते हैं तो बनता है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड बनता है, ठीक है ना, जिंक ऑक्साइड बनता है प्लस ये भी सॉलिड स्टेट में है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस होती है। ठीक है, अब इसके आधार पर अगर हम इसका प्रश्न लिखते हैं तो जिंक कार्बोनेट का सूत्र होता है ZnCO3। क्या होता है, ZnCO3, और ये सॉलिड में दिया गया है। ठीक है, एरोमार्क गर्म दिया, जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के लिए CO2 हो जाएगा, ये भी सॉलिड होगा, और ये हमारा गैस स्टेट में होगा। ठीक है, अब आप इसमें देख रहे हैं कि जिंक कार्बोनेट अकेला पदार्थ था, इसको गर्म किया गया तो ये 2 भागों में टूट जाता है। कितने भागों में टूट गया भैया, 2 भागों में टूट गया, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, विघटन अभिक्रिया। ठीक है ना, या वियोजन कहते हैं, या विस्थापन, हाँ विघटन, या फिर इसको वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। समझ में आया भैया, यानी कोई एक पदार्थ गर्म करने पर 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसी का तीसरा सी नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये हमारा प्रश्न है। एरोमार्क बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। ठीक है, ये बनता है। अब हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला क्या होता है भैया, आपको पता है, H2, क्लोरीन का क्या होता है, Cl2 बनेगा, HCl बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देते हैं तो 2HCl हो जाता है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया। अब इसमें क्या है, आपको अभिक्रिया बताने की कौन सी है, तो देखो दोनों पदार्थ जुड़कर एक पदार्थ बनाते हैं, 2 पदार्थ जुड़कर एक पदार्थ बनाते हैं। तो जब ऐसी कोई अभिक्रिया होती है जिसमें 2 पदार्थ जुड़े और एक बने तो उसे कहते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब नंबर डी पर नंबर 4 हमारा प्रश्न क्या कहता है, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कह रहा है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करते हैं तो बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, ये हमारा समीकरण दिया गया है। अब इसको हम आइए संतुलित करते हैं।
क्या मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है भैया Mg, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है HCl, बनेगा क्या MgCl2 बनेगा, और प्लस हाइड्रोजन के लिए H2 जो कि गैस होती है। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे तो हमारा सारा संतुलित समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब ये कौन सी अभिक्रिया है देखिएगा, तो देखें यहाँ पर Cl के साथ हाइड्रोजन जुड़ा था और हाइड्रोजन पृथक हो गया, यानी एक पदार्थ का पृथक्करण होता है तो ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहलाती हैं भैया? विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं इसको। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपका 8 क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो जाता है ना, क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, तो कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, आप लोगों के लिए एक छोटी सी शायरी बोल रहा हूं, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हार करना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, हार करना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से सारी चीज समझ में आ रही हो, तो एक अनुरोध है आपसे, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच चुके हैं। और देखिए मैं आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का विलंब नहीं होता कि वीडियो में टहलाया जाए, आपको बिल्कुल सही सलामत थ्योरी आप तक बिल्कुल पहुंच रही है। ठीक है, हाँ जी, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ओके, किस पे चलेंगे भैया? क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है? ओ थ्योरेटिकल क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, बहुत अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? ये हमारा प्रश्न है। कह रहा है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ये हमें बताना है। ठीक है ना भैया? श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो भैया देखिए आंसर होगा हमारा, अब श्वसन होता क्या है ये भी देख लीजिएगा। श्वसन माने सांस लेना नहीं होता कि सांस को अंदर लिया और सांस को बाहर निकाला, ये तो हमारा श्वासोच्छ्वास होता है। क्या होता है भैया? श्वासोच्छ्वास होता है, और ब्रीथिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है ना? हाँ, जो श्वसन है, श्वसन क्या होता है? कोशिका के अंदर माइटोकांड्रिया में, कोशिका के अंदर माइटोकांड्रिया में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होना श्वसन कहलाता है। ठीक है ना? इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? तो आइए देखते हैं। श्वसन में निम्न अभिक्रिया संपन्न होती है, निम्न अभिक्रिया होती है। ठीक है भैया, श्वसन में निम्न अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? आइए देखते हैं कि C6H12O6, C6H12O6 प्लस O2, ऑक्सीजन से ऑक्सीकरण हो रहा है। कहां पर? और ये क्रिया कहां पर होती है? कोशिका के अंदर माइटोकांड्रिया में संपन्न होती है। तो ये बनेगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस, ठीक है ना, 673 किलो कैलोरी एनर्जी उत्पन्न होती है। 673 किलो कैलोरी एनर्जी उत्पन्न होती है ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से। ठीक है ना? तो चूंकि ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, क्या हो रही है? ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, तो अब बैलेंस थोड़ा कर लेते हैं। 6 दूनी 12 ऑक्सीजन और 6 18 हो गए, 6 इधर है, 6 यहां पर कर दीजिए तो हमारा बैलेंस हो जाएगा। अब हम इसमें लिख कह सकते हैं श्वसन क्रिया में, श्वसन क्रिया में ग्लूकोज, श्वसन क्रिया में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। श्वसन क्रिया में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। अतः इस श्वसन को, ठीक है ना, क्या होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए इसे
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आई बात समझ में? हाँ है ना? कि श्वसन क्रिया में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 11? विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? ठीक है ना? विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं की रासायनिक समीकरण इन अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण की आंसर होगा, हेडिंग डाल देते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, वैसे इन सबकी डेफिनेशन हम पहले आपको लिखा चुके हैं। ये क्या होता है? इस अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके इस अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है। ठीक है ना? उसको लवण के विलयन से क्या करता है भैया? विस्थापित कर देता है, हटा देता है और खुद उसकी जगह पर आकर बैठ जाता है। खुद उसकी जगह पर आकर बैठ जाता है। तो कैसे? देखिए एग्जांपल देते हैं, CuSO4 प्लस Zn। ठीक है ना? CuSO4 प्लस Zn, अगर हम इसको अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा कि Cu यहाँ पर आ जाएगा, यानी Cu यहाँ आ जाएगा और ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। आया समझ में? ZnSO4 प्लस Cu बन जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये विस्थापन अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है। ये होता है। अब द्विविस्थापन क्या होती है उसके लिए देख लेते हैं। तो हेडिंग डालते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यहां पर क्या डिफाइन कर सकते हैं कि इस अभिक्रिया में दो यौगिकों के मध्य इन अभिक्रियाओं में दोनों यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान होता है ना? इन अभिक्रियाओं में क्या होता है? दोनों यौगिक, जो दो यौगिक होते हैं, उनके मध्य आयनों का आपस में अदला बदली हो जाती है। आइए देखते हैं, BaCl2 प्लस Na2SO4। BaCl2 प्लस Na2SO4 बन जाएगा BaSO4 और प्लस 2NaC, है ना? क्या हुआ? सोडियम ने यहाँ पर जगह ले ली और बेरियम ने यहाँ पर जगह ले ली। तो क्या हुआ? दोनों के मध्य आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। तो इस तरह से जो अभिक्रिया हमें प्राप्त होती है वो कहलाती है द्विविस्थापन। अब अंतर की बात करें तो इसमें क्या होता है? एक तत्व तो दूसरे को उसके विलयन से हटाता है और इसमें आपस में अदला बदली हो जाती है। ठीक है ना? हाँ, अब इसी आधार पर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
तो बने रहिएगा। अगर आपको बेहतरीन तैयारी करनी है, वो भी फ्री में करनी है, तो बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल पर। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, कह रहा है सिल्वर के शोधन में, सिल्वर के शोधन में यानी सिल्वर चांदी का शुद्ध करना है। क्या करना है? शुद्ध करना। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से, ठीक है ना, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए, सिल्वर प्राप्त करने के लिए, फिर से देखना, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। कॉपर धातु के द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए, इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। यानी कि इस आपको क्या करना है कि इस समीकरण, इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण आपको देना है। क्या देना है भैया? रासायनिक समीकरण। तो सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से, अब सिल्वर नाइट्रेट का विलयन क्या होता है? AgNO3, विलयन यानी लिक्विड स्टेट में होगा, प्लस किससे कह रहा है? कॉपर, सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा यानी कि Cu। अब धातुएं सारी क्या होती हैं? सॉलिड होती है, S लग जाएगा, ठीक है ना। अब इसको अगर हम क्रिया कराते हैं तो CuNO3 का होल ट्वाइस, अब ट्वाइस आ गया तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 हो जाएंगे, तो प्लस आपका 2Ag, यानी ये हमें सिल्वर प्राप्त हो जाता है। ये हमारी अभिक्रिया का समीकरण था, ठीक है ना। आया समझ में? क्लियर हुआ? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपके कमेंट को पढ़ा जाएगा और आपका नाम भी लिया जाएगा, प्लस आपको उसका सही आंसर दे दिया जाएगा, ठीक है ना। हाँ, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? ठीक है ना। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो आंसर होगा वह अभिक्रिया, आंसर क्या लिखते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें वह क्रिया जिसमें किसी ठोस, जिसमें किसी ठोस अविलेय, यानी वह क्रिया जिसमें किसी ठोस अविलेय, अविलेय माने जो घुलता नहीं, पदार्थ अर्थात अवक्षेप, पदार्थ अर्थात अवक्षेप का निर्माण होता है, का निर्माण होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। तो आइए क्या कह रहा है? वह क्रिया जिसमें किसी ठोस अविलेय पदार्थ, ठोस अविलेय पदार्थ होगा अर्थात जो जल में घुलता नहीं है, का निर्माण होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं Na2SO4 एग्जांपल हो गया, प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 बन जाएगा BaSO4। ये अवक्षेप के, ये चिन्ह जो बताता है तीर जब नीचे को होगा तो वो अवक्षेप को प्रेजेंट करेगा। किसको प्रेजेंट करेगा? अवक्षेप को, प्लस 2 NaCl बाहर हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाता है अवक्षेप। क्या बनता है भैया? अवक्षेप बनता है।
तो इसे हम अवक्षेपण क्रिया कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? अवक्षेपण। और ये बनता किस स्टेज में? जैसा उसने कहा ठोस अविलेय, ठोस होगा और जल में नहीं घुलने वाला होगा, अविलेय होगा, ऐसे पदार्थों को अवक्षेप कहा जाता है। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, हमने आपसे कहा कि आपको अपनी बेस्ट तैयारी करना है, तो आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में। ठीक है ना। और इसी के साथ बच्चों फर्स्ट चैप्टर जो है आपका, फर्स्ट चैप्टर इन्हीं प्रश्नों के साथ आपका क्या होता है? अध्ययन होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट पार्ट में यानी कि आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा होगा भैया? चैप्टर नंबर 2 आपका स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि आपकी केमिस्ट्री की तैयारी में बाधा ना आए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।